नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री टेस्ट सीरीज को, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में होगी और यूपीपीसीएस 2020 प्री के लिए और आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं आगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। आप चाहें तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसको सर्च करने के बाद आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको सभी अपडेट्स, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो मिल जाएंगे, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है सातवाहन साम्राज्य से संबंधित। इसमें कहा गया है इनको पुराणों में आंध्र कहा गया है और इनका जो साम्राज्य था ये मुख्य रूप से आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में था। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बात की गई है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। कहा गया है ये मौर्यों के अधीन सेनापति थे और अंतिम मौर्य शासक की इन्होंने हत्या कर दी थी और खुद इन्होंने सिंहासन प्राप्त कर लिया था। ये पहला कथन है। दूसरे में कहा गया है कि इन्होंने कलिंग के राजा खारवेल से भी युद्ध किया और जो ये पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे अग्निमित्र, ये राजा बने। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों कथन सही है। उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा सिंधु घाटी स्थलों के संबंध में और उनको उनके वर्तमान स्थान से हमें मिलाना है। तो रंगपुर देख लेते हैं, ये कहाँ पर है? गुजरात। फिर आता है हमारा रोपड़, ये हो जाएगा पंजाब। चनहूदड़ो हो जाएगा सिंध और बनावली हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। रंगपुर गुजरात, रोपड़ हमारा हो जाएगा पंजाब, चनहूदड़ो हो जाएगा सिंध और बनावली हरियाणा। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहले में कहा गया है कि मोहनजोदारो में एक दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की आकृति मिली है। ठीक, उसके बाद कहा गया है कृषि वहाँ का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हुआ करता था और इसके साथ ही यहाँ के लोग कपास की खेती भी करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न में हमको पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाना है। तो देख लेते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा से है, पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर, प्रश्नोत्तर रत्नमलिका अमोघ वर्ष और गाथा सप्तशती हाल। तो ये सारे मिले हुए सामने सामने, उत्तर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। अब हमको राष्ट्रकूट शासक के बारे में बताना है जिसने अपनी बेटी का विवाह पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय से के साथ किया था और उसके साथ संधि की थी। तो वो कौन था? वो शासक था दंतिदुर्ग। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट शासक था जिसने अपनी बेटी का विवाह पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय से किया था और उनके साथ संधि भी की थी। वर्णाश्रम प्रणाली से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ब्राह्मणवाद के जो बाहर आर्य थे उनको निषाद कहते थे और व्रात उन गैर आर्यों को कहा जाता था जो अपने गांवों में रहते थे और उनके अपने नियम होते थे। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन इंटरचेंज हो जाएंगे। निषाद उनको कहते थे जो गैर आर्य थे और अपने गांवों में रहते थे और उनके अपने नियम होते थे, और व्रात उन ब्राह्मणवाद के बाहर आर्यों को कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य द्वारा जो लिखित पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसके बारे में कहा गया है मौर्यों को इतिहास को लिखने के लिए अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, और इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है और 1909 में इस पुस्तक की खोज और अनुवाद शम शास्त्री ने किया था। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, लेकिन प्रश्न में हमसे गलत पूछा गया है, इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में कहा गया है। पहला कथन है कि परशुरामेश्वर और मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और ये नागर शैली के प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर कहा गया है पश्चिम भारतीय जो शाखा थी इसकी, उसमें शासकों के नाम पर सोलंकी शैली भी इसको कहा जाता है। फिर तीसरा कथन है कि मध्य प्रदेश में नीलकंठेश्वर मंदिर नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकरों से संबंधित। पहले में कहा गया है कि ऋग्वेद में जो जैन तीर्थंकर थे उनको ऋषभ और अरिष्टनेमी के नाम मिलते हैं। इन दोनों
तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। उसके बाद कहा गया है कि विष्णु पुराण और जो भगवत पुराण है इसमें अरिष्ट नेमि को नारायण का अवतार बताया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो दो तीर्थंकर के नाम मिलते हैं वो है ऋषभ और अरिष्ट नेमि, और विष्णु पुराण और भगवत पुराण में अरिष्ट नेमि को क्या कहा गया है, नारायण का अवतार बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अलवर संप्रदाय ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था और तमिल के जो में उनके गीतों का समग्र रूप से प्रबंध के रूप में जाना जाता है। और वहीं नैनार जो शैव संत थे इनके लेखों को 11 खंडों में एकत्र किया गया है, जैसे तिरुमूरिस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा कथन सही है। ये दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हमें देखना है कौन सा गलत सुमेलित है। तो कौन सा गलत है, नासिक जो गुफा शिलालेख है इसमें ये गौतमी बालश्री से सही सुमेलित है। फिर मंदसौर पाषाण स्तंभ शिलालेख यशोधर्मन से, ये भी सही है। फिर तालागुंडा पाषाण स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है, ये किससे है, शांतिवर्मन से संबंधित। तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा वाला बिल्कुल सही है, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से। आगे बढ़ते हैं, रामचरितम के संबंध में कहा गया है कौन सा कथन सही है। ये संध्याकर नंदी द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता थी। इसमें पाल शासक जो रामपाल थे उनका और किसानों के बीच संघर्ष का वर्णन है, जिसमें राजा की विजय हुई थी। तो यहाँ पर भी ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारतीय उन सभी लोगों में से सबसे बड़ी भीड़ है जिन्हें हम जानते हैं। ये कहा था हेरोडोटस ने। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है वो कौन सा यात्री था और उनका लेखन, जो जितने भी यात्री थे और उनके लेखन में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ह्यूनसांग सियूकी बिल्कुल सही है। तारानाथ बौद्ध धर्म का इतिहास, ये भी सही है। इब्न बतूता और तहकीक हिंद, ये सुमेलित नहीं है। तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी, अल बरूनी। ठीक है, तो उपरोक्त ये ऑप्शन डी भी नहीं सही है। तो जो नहीं सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इत्सिंग के बारे में हमें देखना है। कथन दिया गया है कि इनके यात्रा विवरण में नालंदा और विक्रमादित्य विश्वविद्यालयों के पतन पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद कहा गया है कि ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। देखिए यहाँ पर इनकी दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये विक्रमादित्य नहीं विक्रमशिला होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन प्राचीन भारत का साहित्य निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन को प्रस्तुत करता है। तो मध्य देश, हिमवंत, उत्तरापद, दक्षिणापन, पूर्वंत और अपरांत, इन सभी को उल्लेख करता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से हमें बताना है कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन है। लंगनाच, आदमगढ़, बागौर, तिलवाड़ा और मिर्जापुर में मिर्जापुर के अलावा ये चारों के चारों ही मध्य पाषाणकालीन है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के संदर्भ में कहा गया है जो कोट दीजी है वो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। बनावली रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है और इसको प्राचीन सरस्वती नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी यही इसी को माना जाता है। उसके बाद कहा गया है सुतका घेंडोर जो है वो कराची के पश्चिम में है और मकरान तट में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि सभी सही है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वैदिक धर्म की महिला देवी थी। तो हमें देखना है उषा, अदिति, रात्रि, अरण्यनी और इला, ये सारी ही वैदिक धर्म की महिला देवियां थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है वज्जी महाजनपद के संबंध में कहा गया है वज्जी क्षेत्र गंगा के उत्तर में स्थित था और नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था और ये 8 कुलों का एक संघ था और सबसे शक्तिशाली जो थे वो थे लिच्छवी। ये महावीर और गौतम बुद्ध के समय में एक गणतंत्र राज्य था। तो यहाँ पर हमारा जो सही कथन है वो तीनों ही है, लेकिन हमसे पूछा गया है गलत, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाजनपद के हमें बताना है, पहचान करनी है वो कौन सा महाजनपद था जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के वर्तमान जिलों को शामिल करता है और ये अपने काल का एक प्रमुख स्थान खो दिया था इसने अपने काल में। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचाल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमको देखना है कौन सा गलत सुमेलित है। तो प्रबंध चिंतामणि जो थी ये मेरुतुंग से सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश राजशेखर से, पद्म पुराण विमलसुरी से, बिल्कुल सही है। लेकिन हरिभद्र और हरिवंश पुराण सुमेलित नहीं है।
ये जो हरिवंश पुराण है इसको जिनसेन ने लिखा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है बौद्ध परिषदों के बारे में हमें बताना है। पहला कथन है कि पहली बौद्ध परिषद का परिणाम आनंद और उपालि द्वारा क्रमशः सुत्त पिटक और विनय पिटक की अवस्थापना थी। और जो चौथी बौद्ध परिषद थी इसका उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के सभी जितने भी 18 संप्रदाय थे उनके बीच मतभेद को समाप्त किया जा सके। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर हमें देखना है अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है प्रज्ञा परमिता, ये जो है ये महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक कृति है और इसका संबंध किससे है? शून्यवाद से। और अवंतक सूत्र, इसी को लोटस सूत्र भी कहा जाता है और ये महायान बौद्ध धर्म की बाइबल के रूप में वर्णित किया गया है। तो हमारा पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि जो लोटस सूत्र है वो सधर्म पुंडारिका है। कौन सा है? सधर्म पुंडारिका। ठीक है, और अवंतक ये जो है अवतंसक सूत्र, ये बुद्ध के ज्ञानोदय के 3 सप्ताह बाद दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ए। फिर आता है हमारा चालुक्य शासकों में से कितने पल्लव राजधानी को लूटा था और अपने पिता की हार का बदला लिया था? तो वो कौन था? वो था विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम ने लूटा था चालुक्यों की राजधानी को और अपने पिता की हार का बदला लिया था। देन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि किस पाल शासक के लिए एक कथन सत्य है कि वे राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे ही आ गया तो आपको आंसर आ जाना चाहिए अब तक। उसके बाद कहा गया है ये वे धर्मनिष्ठ बौद्ध थे और उन्होंने परम संगत की भी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा धर्मपाल, ऑप्शन ए। फिर आता है तालगुंडा शिलालेख किस वंश के साथ संबंधित है? किस वंश के बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है कदम्ब वंश के बारे में जानकारी, ऑप्शन बी। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में हमें देखना है। कहा गया है भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था और गुप्त राजाओं ने भूमि के समुचित सर्वेक्षण और माप के साथ साथ भू राजस्व संग्रह के लिए एक नियमित विभाग भी बनाया था। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। अब हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो नहीं सुमेलित है वो हो जाएगा, पहले देख लेते हैं, अपहृत वन भूमि, गोपत सराह, चारागाह भूमि, वस्ती रहने योग्य भूमि, क्षेत्र असंचित भूमि। ये देखिए, क्षेत्र जो है ये सिंचित भूमि होता है ना कि असिंचित, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। देन अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण किया था? तो जिसका किया था इन्होंने वो है हौस खास और महल हजार सेतून। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है फतेहपुर सीकरी में कौन सी इमारतें स्थित हैं? तो जो इमारतें वहां पर स्थित हैं वो है जोधाबाई का महल, अनूप तालाब, बीरबल का घर और मरियम का महल और पंचमहल। ये सब की सब वहां पर स्थित है, इसलिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि तबकात नासिरी के बारे में हमको गलत कथन की पहचान करनी है। इसका फारसी में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा था इसको, और ये इल्तुतमिश के समय में सेवारत थे। उसके बाद कहा गया है इनके द्वारा काल क्रमानुसार घटनाओं को लिखा गया था। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसीलिए उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं होगा। राइट। फिर इब्न बतूता के बारे में कहा गया है कि ये मोहम्मद तुगलक के शासन काल में काजी के रूप में दिल्ली में काम किया था इन्होंने। उसके बाद इनको एक राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था, लेकिन वे वहाँ पहुँच नहीं पाया था। ठीक है, क्योंकि रास्ते में ही जहाज खराब हो गया था। और तीसरा कथन है कि इन्होंने अपनी कृति को लिखते समय भारतीय शासकों का दबाव महसूस किया था, भारतीय शासकों के दबाव में थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इनको किसी भी भारतीय शासक का दबाव नहीं था, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल ए हो जाएगा। अगला है जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला के संबंध में। कहा गया है इस दौरान मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और इसमें फारसी प्रभाव में गिरावट आई थी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया इनके दरबार में जो प्रसिद्ध कलाकार थे उनमें आगा रेजा, मनोहर और गोवर्धन थे शामिल थे। उसके बाद इनके अधीन चित्रकला में हेलो या दिव्य रोशनी का उपयोग शुरू हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर हमारा डी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं किस लेखक ने बलबन को नसीरुद्दीन को जहर देने के लिए दोषी माना था?
तो इब्न बतूता और इसामी दोनों ने ही माना था, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में कहा गया है, ये स्वभाव से दयालु और विद्रोहियों के प्रति उदार थे और इन्होंने कड़ा मानिकपुर के अलावा अवध का भी राज्यपाल अलाउद्दीन को ही बनाया था। तो यहाँ पर भी ये दोनों कथन सही है, उत्तर सी हो जाएगा। देखिए, कड़ा और मानिकपुर के बारे में तो पता होगा आपको कि अलाउद्दीन वहाँ का राज्यपाल था, लेकिन अवध का भी था ये शायद ना पता हो, इसलिए पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सही है जहांगीर के संबंध में। इन्होंने देश के सामान्य कल्याण और बेहतर प्रशासन के लिए राज्याभिषेक के समय 12 अध्यादेश जारी किए थे, बिल्कुल सही बात है। तमगा नामक जो उपकर था इसको उन्होंने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। और इन्होंने अबुल फजल की हत्या की, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, क्योंकि इन्हीं के समय अबुल फजल की हत्या हुई थी। तो ये बिल्कुल तीनों कथन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सिख गुरुओं के संबंध में कहा गया है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में मार दिया गया था और ये स्थान अब क्या कहलाता है, गुरुद्वारा सिसगंज। गुरुद्वारा सिसगंज किससे संबंधित है, गुरु तेग बहादुर से। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर गुरु गोविंद सिंह ने जपजी शाही, चांदी चरित्र और उकत बिलास इन सभी की रचना की थी। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी उत्तर मुगलकालीन शासकों को हमें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो क्रम है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिए। 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही से अरेंज्ड है, उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवराय द्वितीय के संबंध में कहा गया है कि शिलालेखों में इनको गजबेटकर की उपाधि दी गई थी और दिंदिमा इनके दरबारी कवि थे। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर विजयनगर किस शासक ने, कौन सा शासक था विजयनगर का जिसने भुजबाला की उपाधि धारण की थी। तो भुजबाला की उपाधि धारण करने वाले थे वीर नरसिंह, ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय के संबंध में हमें बताना है, कहा गया है कि अष्ट दिग्गजों द्वारा उनका दरबार सुशोभित था, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है अल्लाह सानी पदोन्ना अष्ट दिग्गजों में से एक थे और इन्होंने मनुचरितम और हरिकथा सरसामू लिखी थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इन्होंने मनुचरितम और हरिकथा सरसामू लिखी थी। और विदेशी यात्री जैसे नूनिस, बारबोसा, पायस इनके काल में अकुशल प्रशासन की चर्चा करते हैं। तो देखिए, अकुशल प्रशासन की चर्चा नहीं की थी, इनके कुशल प्रशासन की चर्चा की थी, क्योंकि आपको पता है कृष्णदेव राय काफी महान राजाओं में से थे, महान शासकों में से थे, इसलिए उत्तर हमारा डी हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न फिर से कृष्णदेव राय के संबंध में है। इनके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो इन्होंने किया था वो कृष्ण स्वामी, हजार रामा स्वामी और विट्ठल स्वामी, ये तीनों ही मंदिर हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर शासकों द्वारा इस्तेमाल किया गया सोने का सिक्का इनमें से कौन सा नहीं है। तो वराह, पेरता, पड़म है, तार नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौता किया था, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है पेशवा बाजीराव को शिवाजी के बाद गुरिल्ला जो रणनीति थी इसका सबसे बड़ा प्रतिपादक माना गया है। तो ये सबसे बड़े प्रतिपादक थे गुरिल्ला रणनीति के, इसलिए उत्तर सी सही हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न हमारा कि पेशवा बाजीराव को नाना साहिब के नाम से जाना जाता था और जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे इन्होंने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव की सलाह पर काफी निर्भर थे। तो यहाँ पर जो हमारा सही कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नाना साहिब किसको कहा जाता था, पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहिब कहा जाता था, ये याद रखिएगा। उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर मनसब प्रणाली के संदर्भ में कहा गया है कि अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में 1577 में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी और हुमायूं के समय पर जो मनसबदारी थी इस शब्द का प्रयोग नहीं होता था, इसकी जगह पर दूसरे शब्द का प्रयोग होता था जो था वजहदार। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो केवल और केवल पहला कथन सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला कथन भी नहीं सही होगा, इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि 1577 नहीं, ये 1571 होगा। ठीक है, और ये हुमायूं के समय पर इसको वजहदार नहीं कहा जाता था, बाबर के समय पे वजहदार कहा जाता था, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी ने इनमें से
किसको अपने सैन्य संगठन में नहीं अपनाया था? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने अलाउद्दीन की जो डाक प्रणाली थी उसको अपनाया था, सही बात है। सैनिकों की इन्होंने वर्णात्मक भूमिका को बताया था, बिल्कुल ये भी सही है। एक नियमित सेना को इन्होंने संगठित किया था, ये भी सही है। लेकिन मनसबदारी प्रणाली इनके समय पर नहीं थी, उत्तर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि देश में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सा कदम नहीं उठाया है? तो पहले में कहा गया है कि इन्होंने यात्रियों और व्यापारियों के लिए सराय का निर्माण करवाया था। फिर कहा गया है कि इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का नवीनीकरण करवाया था और क्षेत्र में गुजरने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को भी नुकसान के लिए प्रांतीय गवर्नर को जिम्मेदार बनाया जाएगा कि और उसके बाद कहा गया है कि दिल्ली और वारंगल के बीच में एक नया राजमार्ग बनाया। तो इन्होंने जो काम नहीं करवाया था वो चौथा था। ये तीनों काम इन्होंने करवाए थे। इन्होंने क्षेत्र से गुजरने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी को भी कोई नुकसान ना हो उसके लिए प्रांतीय गवर्नर को जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है बख्तियार काकी शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख मोइनुद्दीन के, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है निजामुद्दीन औलिया ने यौगिक श्वसन व्यायाम को अपनाया था और ये योगियों ने उन्हें एक सिद्ध कहा था। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शैव मत की शाखाओं के बारे में हमें देखना है। कहा गया है जो कालामुख है ये सबसे पहला ज्ञात शैव पंथ था और ये उड़ीसा और पश्चिमी भारत में पनपा था। फिर कहा गया है जो पाशुपत है ये एक चरम तांत्रिक पंथ था और ये कर्नाटक में पनपा था। देखिए यहाँ पर भी हमारे दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे क्योंकि कालामुख एक चरम तांत्रिक पंथ था और ये कर्नाटक में पनपा था। वहीं पर पाशुपत जो था ये पहला ज्ञात शैव पंथ था और ये उड़ीसा और पश्चिम भारत में पनपा था। ठीक है, उत्तर डी हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं भक्ति संत निम्बार्क के बारे में। इनके बारे में हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहले में कहा गया है ये रामानुज के समकालीन थे, सही बात है। कृष्ण और राधा के उपासक थे, ये भी सही है। इन्होंने पारिजात सौरभ की रचना की थी, ये भी सही है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखते हुए चलिएगा। फिर कहा गया इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद वेदांत की स्थापना की। तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद नहीं, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद वेदांत की स्थापना की। ठीक है, उत्तर डी हो जाएगा। अगला है चैतन्य। जो भक्ति संत चैतन्य थे उनके संबंध में हमको बताना है। इनका मूल नाम जो था वो विशंभर मिश्रा था और इन्होंने अपने कीर्तन के माध्यम से बंगाल में वैष्णववाद की लोकप्रियता के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया था कि कीर्तन जो प्रथा थी बंगाल में इन्हीं की वजह से प्रचलित हुई थी। उसके बाद कृष्णदास के विराज ने उनकी जीवनी चैतन्य चरितमित्र लिखी थी। ठीक है, कृष्णदास कविराज ने इनकी जीवनी लिखी थी चैतन्य चरितमित्र। तो ये तीनों ही कथन इनके संबंध में सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। तो इसमें से कौन सी है तुलसीदास की रचना? ये तीनों ही की तीनों है, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है कि कबीर की मृत्यु के बाद जो उनके मुस्लिम शिष्य थे ये सूरत गोपाल के अधीन संगठित हो गए थे, वहीं मगहर के अधीन हिंदू शिष्य संगठित हो गए थे। दूसरे में कहा गया है कि दादू दयाल ने जो ब्रह्म संप्रदाय था उसकी स्थापना की थी। तो दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। पहला गलत है क्योंकि जो मुस्लिम शिष्य थे ये मगहर के अधीन संगठित हुए थे और हिंदू शिष्य किसके अधीन हुए थे? सूरत गोपाल के अधीन। तो यहाँ पर जो हमारा सही कथन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है अगला प्रश्न। गुरु नानक के संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है गुरु का लंगर नामक मुफ्त सामुदायिक रसोई इन्होंने शुरू की थी। इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई। इन्होंने अपना नाम सच्चा बादशाह रखा था। तो जो गलत है वो है तीसरा कथन गलत है क्योंकि सच्चा बादशाह गुरु हरगोविंद सिंह ने रखा था अपना नाम, ना कि गुरु नानक। ठीक है, इस प्रश्न में कहा गया है कि सल्तनत काल में जिमी कौन थे? तो जिमी वो लोग होते थे, वो हिंदू होते थे जो अपना जजिया अदा करते थे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में कहा गया है जिन हिंदुओं ने जजिया अदा किया, तो पहला ही हमारा सही हो गया। सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा सद्र उस सदर का कार्य क्या होता था? कहा गया है इनका प्राथमिक कर्तव्य था कि इस्लाम के नियमों का अनुसरण करें। और उसके बाद कहा गया बाह्य मामलों के मंत्री थे, फिर बाह्य विभाग का प्रमुख होते थे या सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। तो उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन शासक वर्ग में कौन शामिल थे? तो विदेशियों के बड़े पैमाने पर इन्होंने भर्ती की थी और इन्होंने भारतीय आबादी में जो निचले तबके के लोग थे उनको भी शामिल किया था और हिंदुओं को भी शामिल किया था, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में। पहले में कहा गया है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे ये पहले गवर्नर थे जिन्होंने गुजरात बीजापुर के सुल्तानों के संयुक्त गठबंधन को हराया था। यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहा गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव इन्होंने रखी थी, तो ये कथन गलत है क्योंकि वास्तविक नींव रखी थी अल्बुकर्क ने। ठीक है, अल्बुकर्क ने रखी थी। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि पुर्तगाली गवर्नर के साथ जेस्यूट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे, तो वो कौन सा था? वो थे मार्टिन अल्फांसो डे सूजा। मार्टिन अल्फांसो डे सूजा के साथ जेस्यूट संत थे फ्रांसिस्को जेवियर, ये भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 1595 तक हिंद महासागर में पुर्तगाली एकाधिकार बना रहा था। उसके बाद कहा गया है कि मराठों ने 1739 में सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर जो कथन हमारा सही है वो दोनों ही सही है, उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान किस वर्ष दिया? ये दिया था 1632 में। ये गोलकुंडा ने के जो सुल्तान थे इन्होंने गोल्डन फरमान 1632 में दिया। आगे देखते हैं। कहा गया है 1620 में ट्रैंकोबार और 1676 में सेरमपुर में डेनिश उपनिवेशों की स्थापना हुई थी। उसके बाद कहा गया 1845 में इन्होंने अपनी सभी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को दे दिया था। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों के संदर्भ में। कहा गया है कि भारत में पहला जो फ्रांसीसी कारखाना था ये फ्रैंकोइस कैरन द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया था और मरकरा ने 1669 में सूरत में एक फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया। तो ये दूसरा जो हुआ था ये मरकरा के द्वारा स्थापित किया था, बात सही है, लेकिन ये सूरत में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में हुआ था ये, इसीलिए जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है पहला कथन कि 1766 में नज्म-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका जो नाबालिग भाई था उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था और 1772 में जब कंपनी ने बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार संभाल लिया था तो नवाब की पेंशन जो थी उसको बंद कर दिया गया था। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के संबंध में गलत कथन हमें बताना है। कहा गया है जो इस युद्ध का कारण था वो टीपू द्वारा त्रावणकोर पर हमला करना था और उसके बाद सेरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप ही मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा विजयी सहयोगियों को मिल गया था। तो गलत कथन इनमें से कोई भी नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है, उत्तर डी हो जाएगा। फिर आता है सहायक संधि के संदर्भ में। कहा गया है ये भारत में ब्रिटिश वर्चस्व का दावा करने के लिए और नेपोलियन के खतरे से भारत को बचाने के लिए ये दोनों ही इसके उद्देश्य थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है सहायक जो संधि थी इसका उपयोग वेलेस्ली द्वारा किया गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है और इसका आविष्कार लेकिन वेलेस्ली ने नहीं किया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में कहा गया है कि इसके द्वारा भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही बात है। फिर भारत में जो यूरोपीय आव्रजन था और भूमि और संपत्ति पर और उनके अधिग्रहण से प्रतिबंध हटा दिया गया था। तो इन सभी पर प्रतिबंध हटा दिया गया था इस चार्टर एक्ट के द्वारा। ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत किया। ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में। कहा गया है हेस्टिंग्स ने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाने के उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद कहा गया है कंपनी के निदेशकों ने कोलकाता विश्वविद्यालय को एक उद्देश्य के तहत अस्वीकार कर दिया था, इसी उद्देश्य के तहत अस्वीकार कर दिया था और इसे इंग्लैंड के हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाने की बात कही थी। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है दूसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत है क्योंकि जो हेस्टिंग्स थे उनके विचार इतने अच्छे नहीं थे कि वो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाने के उद्देश्य से स्थापित करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है वो अधिनियम की हमें पहचान करनी है और इसके माध्यम से भारत की पूरी सेना को कमांडर इन चीफ के एकल नियंत्रण में रख दिया गया था और उन्हें 4 क्षेत्रीय इकाइयों बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और पुणे में विभाजित कर दिया गया था। ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये कौन सा अधिनियम है, किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1893 में। अगला देख लेते हैं। अब हमें बताना है स्कीन समिति को कब नियुक्त किया गया था। स्कीन समिति का संबंध किससे है? स्कीन समिति का संबंध है जो आर्मी थी, सेना थी, उसके भारतीयकरण से और इसको नियुक्त किया गया था जून 1925 में। आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण आयोग रिपोर्ट के संबंध में बताना है हमें कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को आय के
पर्याप्त स्रोत दिए जाने चाहिए थे और जो जिला अधिकारी थे इनके द्वारा हस्तक्षेप को रोकना चाहिए था। फिर कहा गया है कि प्रत्येक तहसील में एक उप जिला बोर्ड की स्थापना की भी बात की गई थी। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर आता है भारत में श्रम और व्यापार संघ आंदोलनों के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कहा गया है कि बीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास मजदूर संघ स्थापित किया था और ये भारत का पहला आधुनिक व्यापार संगठन था। फिर कहा गया है कि एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में की थी। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था और अंग्रेजों ने किस वर्ग की रचना की थी। तो जो वर्ग, वैसे तो ये सभी थे वर्ग, लेकिन जब ऐसा प्रश्न आता है तो मेनली जो हमारा सही यहाँ पर आंसर बैठेगा वो होगा जमींदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि जुल्फिकार खान था जिसने पहली बार दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की संकल्पना की थी। उसके बाद कहा गया है कि किलीच खान मुगल बादशाह से खफा हो गया था जिसने मुबारिस खान को दक्कन का पूर्ण रूपेण वाइसरॉय नियुक्त किया था और उसने मुबारिस खान से लड़ने का फैसला किया था और दक्कन पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर आता है निजामुल मुल्क के बारे में कथन। कहा गया है कि इन्होंने शकरखेड़ा के युद्ध में बुरहानुल मुल्क को हराया था। उसके बाद 1725 में इन्होंने खुद को आसफ जहां की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में ये दोनों ही कथन सही हैं, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। शकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ था ये 1724 में हुआ था और निजामुल मुल्क ने बुरहानुल मुल्क को पराजित कर दिया था। ठीक है, और 1725 में उन्होंने खुद को असफ जहां की उपाधि दी थी, इसलिए उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखते हैं, अवध की स्वतंत्र जो रियासत थी इसके संस्थापक सआदत खां के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। इन्होंने सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिश में ये शामिल हुए थे और इन्होंने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद कहा गया है कि उत्तराधिकारी इनके थे सफदरजंग। ये तीनों ही कथन इनके बारे में सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर मार्तंड वर्मा कहाँ की स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने की थी, कहाँ की स्थापना की थी, इन्होंने की थी केरल की। ठीक है, इन्होंने केरल राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, उसके बाद कहा गया है कि दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहने वाले जाटों ने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है बंदा बहादुर ने 1708 में सिखों के नेतृत्व की बागडोर संभाली थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है गलत विकल्प, तो गलत कोई भी नहीं है, उत्तर डी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, आसिफुद्दौला ने 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था और सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाहीनामा के समय सारणी तैयार की थी। ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, इसमें से हमें गलत कथन की पहचान करनी है। कहा गया है कंचन नाम्बियार ये एक प्रख्यात मलयालम कवि थे। ये बिल्कुल सही बात है। हीर रांझा पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य है, इसको वारिस शाह के द्वारा लिखा गया था और शाह अब्दुल लतीफ ने कविता संग्रह रिसालू की रचना की थी। यहाँ पर ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर आता है मैसूर साम्राज्य के संबंध में हमें देखना है कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है कि 1831 में विलियम बेंटिक ने मैसूर पर कुशासन के आरोप पर नियंत्रण कर लिया था और फिर 1891 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर को इसके शासन को लौटा दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा वो सिर्फ ऑप्शन ए है, क्योंकि लौटा दिया था लेकिन 1891 में नहीं, 1881 में लौटाया था। अगर आप लॉर्ड रिपन का शासन याद करें किस टाइम पीरियड में थे तो आपको याद आएगा 91 में नहीं 81 के समय पर थे ये। ठीक है, तो ये ध्यान से देखने होते हैं हमें क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनको हमें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम पहले देख लेते हैं ईयर्स। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी और सुरजी अंजन गांव की संधि भी 1803 में हुई थी और राजपूत घाट की संधि भी 1806 में हुई थी, लेकिन ये पहले हुई थी, ये बाद में हुई थी, इसलिए उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1783 में मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में तालापुराओं ने सिंध पर आक्रमण कर लिया था, पूर्ण पकड़ बना ली थी। उसके बाद कहा गया मीर बंधु 4 यार के नाम से लोकप्रिय थे। तो दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 1832 में अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विलियम बेंटिक ने सिंध किसे भेजा था? तो किसको भेजा था? इन्होंने भेजा था कर्नल पोटिंगर को, ऑप्शन ए। फिर आता है क्वेश्चन कि सिंध के संधि पत्र के संबंध में
कौन सा कथन सही है? 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था और चार्ल्स नेपियर को इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये दोनों कथन भी सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर आता है सिख राजनीति के संदर्भ में कहा गया है बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख राजनीति जो थी वो नेतृत्व विहीन हो गई थी और ये दो समूहों में विभाजित हो गई थी, एक था बंदई और दूसरा था तट खालसा। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कहा गया ये फूट 1751 में भाई मणि सिंह के प्रभाव से समाप्त हुई, तो ये गलत है क्योंकि 1751 में नहीं 1721 में समाप्त हो गई थी ये फूट, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रश्न आता है, सेम प्रश्न है, हिंदी में लिखा हुआ है नीचे, देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने किस वर्ष जम्मू और अमृतसर का अधिग्रहण किया था? तो इन्होंने ये अधिग्रहण किया था 1805 में, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं, हमें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है इन अधिनियमों को। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट ये आया था 1907 में। फिर भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में, और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में। तो सीक्वेंस है वो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युगांतर समाचार के संबंध में कहा गया है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ये अप्रैल 1906 में शुरू किया गया था, उसके बाद ये एक साप्ताहिक समाचार था और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 1906 में शुरू हुआ था और साप्ताहिक समाचार था। फिर आता है किसके अधीन फरवरी 1915 में मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन द्वारा विद्रोह हुआ था? तो ये जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद, इन सभी ने किया था, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र में कांग्रेस की बैठक हुई थी और इन्होंने मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक घोषित किया था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद कहा गया है अनुसुईया बेन ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। अगला है चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हमें जो लोकप्रिय नेता थे वो बताने हैं कौन से थे। ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, रामनवमी प्रसाद थे और शंभुशरण वर्मा भी थे, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, इन्होंने माइकल ओ डायर को 1919 में इनकी हत्या कर दी थी और उधम सिंह को 1940 में फांसी दी गई थी और इनकी अस्थियां 1974 में भारत वापस लाई गई थी। तो देखिए, इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, लेकिन इन्होंने इनकी हत्या 1940 में ही की थी और 1940 में ही इनको फांसी हो गई थी और 1974 में इनकी अस्थियां आई थी, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, हमें बताना है कौन सा भारतीय हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा था। तो कौन से थे भारतीय, वो देख लेते हैं हम। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तो ये तीनों ही थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमें सही सुमेलित करना है। तो चंपारण जो सत्याग्रह था ये पहला सविनय अवज्ञा था, बिल्कुल सही बात है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था ये पहला असहयोग आंदोलन नहीं था, ये क्या था, पहला भूख हड़ताल थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। उसके बाद जो खेड़ा सत्याग्रह था ये था पहला असहयोग आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह पहली सामूहिक हड़ताल, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सुमेलित है ये हमको बताना है। यहाँ पर जो सुमेलित है वो है 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 1923 में जारी जो स्वराजवादी घोषणा पत्र था उसमें उसके बारे में कथन दिए गए हैं कि स्वराजवादी परिषद में स्वशासन की राष्ट्रवादी मांग प्रस्तुत करेंगे और भारत पर शासन करने में अंग्रेजों का मकसद अपने ही देश का स्वार्थ था। तो ये दोनों ही बातें इसमें सम्मिलित थी, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तर्क दिया था, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें हमने कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।